नमस्कार, स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। और डंके की चोट पर एक बात कह रहा हूं कि इस सिस्टम को शर्म करना चाहिए। रिम्स में इलाज करवाने के लिए अमूमन किसी लखपति करोड़पति के वंशज नहीं जाते। लखपति करोड़पति लोग नहीं जाते, गरीब तबका का लोग जाते हैं जो कि महंगे अस्पतालों में इलाज नहीं करवा सकते। अगर मैं कहूं आपसे कि राज्य के कृषि मंत्री के भाई ने रिम्स के एक मरीज से 19,000 रुपए ठग लिए, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे ना, ऐसा थोड़ी होता है। एक मंत्री का भाई भला काहे ठगी करेगा, वो भी 19,000 रुपया। हमने भी ऐसे ही आश्चर्य जताया था जब मरीज ने हमें कहा कि कृषि मंत्री के भाई ने हमको ठग लिया। हमने कहा भाई ऐसा थोड़ी होता है, मंत्री के भाई आपको कैसे ठगेंगे? अब वो मंत्री के भाई थे या नहीं थे ये तो हमको नहीं पता, वो ठगने वाला था कौन वो भी हमको नहीं पता, लेकिन वो एक बहरूपिया था ये हमको पता है। मरीज को उसने कहा कि वो कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का भाई है, रिम्स में वो बेड अवेलेबल करवा देगा। हाथों हाथ उसने फोन मिलाया और खुद को रिम्स का चेयरमैन बताया और डॉक्टर से भी बात की, डॉक्टर राकेश चौधरी से। और फोन पर पता नहीं उसने किससे बात की, लेकिन इधर से सुनने में मरीज ने बताया कि वो डॉक्टर को लताड़ भी लगा रहा था, डांट भी रहा था। तो मिलिए इस नए बहुरूपिये से, देखिए ठगी का ये अनोखा रिपोर्ट और सोचिए कि शर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रिपोर्ट दिखाइए। ये मजहर शेख हैं, देवघर के ब्रह्मदेवती से रिम्स पहुंचे थे इलाज करवाने के लिए, पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के भाई ने इनसे ठगी कर दी। क्या हुआ? चौंक गए, हम भी चौंक गए कि कृषि मंत्री के भाई ने ठगी कर ली। सबसे पहले सुनिए इनकी आप बीती तो सब समझ में आ जाएगा। वो अपने से बोला कि तुम ही लोग को हम खोज रहे हैं, तो हम बोल बादल भैया हमको भेजे हैं, बोल उसी का हम चचेरा भाई, हम यहाँ का चेयरमैन है रिम्स का। तो फिर बोले कि बोल बेड नहीं मिला, बोले बेड तो नहीं मिला है। तो बोलते अच्छा भैया भेजे हैं, बोल बेड हम आपको दिला देते हैं। तो बोले ठीक है। तो बोले कौन ट्रीटमेंट कर रहा? हम बोले कि राकेश सर। तो बोले ठीक है। तो मोबाइल निकाला, उसके बाद बात किया। अब बात किया कि नहीं किया वो पता नहीं हमको, लेकिन बात किया उससे, वही बोले। तो बोल पेपर कहाँ है? हम बोले पेपर जमा है। तो बोल ठीक है चलो, बोल बढ़िया तो फार्मर में बोल डॉक्टर साहब बैठे हैं, बोल वहीं दवा लेके और फिर हम तुमको पहुँचा देंगे। तो लिया वहाँ 7,500 दिए हम उसको। तो फिर बोले वो 300 रुपया तुम्हारा घूम जाएगा। उसके बाद पैसा जब देखें तो बोल 12,000 रुपया दो, बोल किसी को देना है, फिर ATM से निकाल के और तुमको फिर उसी जगह पहुंचा दे। 19,500। तो वो कृषि मंत्री का भाई, वो रिम्स का चेयरमैन भी है, पर कोई नहीं जानता वो कौन है। डायरेक्टर साहब कहाँ हैं आप? एक बार निकलिए ना केबिन से। माना गर्मी थोड़ी ज्यादा पड़ रही है, एसी से निकलने का मन भी नहीं करता होगा, पर जिम्मेदारी भी तो निभानी पड़ेगी ना। देखिए आपके रहते एक चेयरमैन घूम रहा है। अब पता ही है रिम्स में कोई खुशी से पार्टी करने तो पहुंचता नहीं ना, बिल्कुल पैसे वाला पहुंचता है। यहाँ पहुंचता है गरीब आदमी, आम आदमी, और उसके साथ हो जाती है ठग। लेकिन आप कमरे से निकलते नहीं और हम मिस्टर इंडिया कह देंगे तो फिर मुंह फूला लीजिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताना मारिएगा। खैर हमारा कर्तव्य है, हम तो निभाएंगे ही। क्या ऐसे ठग बिना किसी की शक के ऐसे खुलेआम ठगी कर सकते हैं? रिम्स के अंदर से ऐसे ठगों को कौन पाल पोस रहा है? रिम्स ऐसे ठगों पर नकेल कसने के लिए क्या कर रहा है? तो किसी बाहर के आदमी ने इनको यहाँ पे दाखिल करवाने के लिए और दवाइयों और इलाज के चक्कर में 15-20 हज़ार रुपया इनसे मांग के ठग लिया है बाहर से। उसका इन्होंने रिपोर्ट FIR पुलिस स्टेशन में थाने में की है। हम भी अपनी तरफ से इंक्वायरी करेंगे और हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा बाहर का आदमी है और अंदर के कौन लोग हैं और ये कैसा हो रहा है। यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में सारा इलाज फ्री में होता है। जो भी मरीज़ हमारे पास आते हैं पूरे के पूरे झारखंड बिहार वाले एरिया से, यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म का पैसा नहीं लिया जाता है। अब जिनके नाम पर ठगी हुई हमने उनको ही फोन मिलाया कि माननीय मंत्री जी बताइए, आपके नाम पर ठग लिया गया एक गरीब आदमी, वो भी रांची के सबसे बड़े अस्पताल में। तो मंत्री जी खुद पीड़ित से बातचीत किए,
सुनिए वो बातचीत। 7,500 वहाँ लिए, उसके बाद बोला 300 इसमें तुमको लौटा देंगे। फिर उसके बाद पैसा देखे तो बोल 12,000 रुपया दो, बोले एक आदमी को देना है, फिर ATM से निकाल के और तुमको लेके वहाँ पहुँचा देंगे। टोटल 19,500 रुपया लिया। कौन चीज का दिया? वो के दवा का पैसा तो दवा दिया फिर? नहीं दिया, तब तक तो लेके भाग गया सर। और दवा के लिए 7,000 लिया? हाँ 7,500। और फिर बोला 12,000 दो, तुमको घुरा देंगे? हाँ बोले ATM से अभी निकाल के फिर तुमको पहुँचा देंगे वहाँ। बोले एक आदमी को यहीं देना है। वो लड़का को देखा था? हाँ देखे थे, लड़का नहीं था सर, 50-55-60 का उम्र था। उम्र था? अच्छा, दूसरा वो राकेश जी से बात किया था फोन से? फोन तो लगाया था, पता नहीं बात किया था कि नहीं किया था। अच्छा, हाँ तो तुम थाना में कंप्लेन किया है ना? थाना में नहीं किया, यहीं किए थे इमरजेंसी रूम में DM सर के पास। थाना से आए थे दरोगा। हेलो? हाँ हेलो। हाँ, दरोगा आए थे? हाँ दरोगा आए थे, इंस्पेक्टर साहब भी आए थे। उसके बाद? फिर वहाँ लिखाया, सब लिख लिया था। अच्छा, हाँ तो वही बोला था, बोल सवेरे बोल थाना आना है, तो थाना नहीं गया हम, तब तक तो यहीं फिर रह गया। अच्छा। हाँ तो फिर वहाँ कंप्लेन लिख के क्या दिया था? आवेदन दिया था? हाँ आवेदन लिख लिया था सब। अच्छा, उसका वो फोटो कॉपी तुम दे देना तो। हाँ, उसी के पास है सर, दरोगे के पास था। अच्छा, भेजा है ना? हाँ फिर दरोगा क्या बोला? दरोगा वही बोले कि ये तो लिखा दिया, बोल थाना वहाँ के, बोल रिपोर्ट करा देना है। हम बोले कि सर हम तो नहीं जा पाएंगे, यहीं आए हैं तो बहुत मुश्किल से आए। वो आदमी को CCTV वगैरह होगा? हाँ हाँ CCTV में। हाँ, रुको तो देना ब्रजेश को जरा। हमने मरीज के बाद मंत्री जी की बातचीत फोन पर ही CTPS विभाग के HOD से भी करवाई है, वो बातचीत भी सुन ली। मैंने इन सबको बोल दिया है कि हम अपनी तरफ से पुलिस स्टेशन में ये लिख के दे देंगे कि ये मरीज इस दिन को हमारे पास दाखिल हुआ है। अब ये ठग के कौन गया है पैसा, वो कहाँ पे है, वो इसको भी मालूम नहीं है। वो बोलता चेहरा जानते हैं हम लोग, CCTV में चेक करवाते हैं। वो पुलिस वालों की कार्रवाई रहेगी, अगर वो कार्रवाई करेंगे, अगर मिल जाएगा तो हमको भी पता होना चाहिए कौन ये काम कर रहा है यहाँ पे। तो पता नहीं कितने गरीब को ठगता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी जानना चाहते हैं कि वो कौन है और अंदर के कौन लोग मिले हुए हैं उसमें। तो जो भी होगा हमारे को भी मालूम होना चाहिए। बाकी हमने नोट कर लिया, तो जैसे ही इसने FIR दर्ज की है तो हम इसको पक्का एक्सपोज करेंगे। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के भाई से भी हमने पूछा कि हुजूर ये तो गजब बात है, मंत्री का भाई बनकर डंके की चोट पर ठगी चल रही है और पूरा सिस्टम काट का उल्लू बना बैठा है। तो जो जवाब मिला वो भी सुन लीजिए। रविवार की बात है, 3 दिन पहले की बात है। बड़े आश्चर्य की बात लग रही है कि इतने बड़े संस्थान में, आयुर्वेदिक संस्थान में, देवघर से एक आदमी, गरीब आदमी आता है, उनको बेड दिलाने के नाम पे 20,000 रुपया ठग लिया जाता है। और उसमें भी एक बड़े मंत्री का नाम आ रहा है। बताया जाता है कि हम बादल पत्रलेख कृषि मंत्री हैं, उनके हम रिश्तेदार हैं। अब ये उनके विधानसभा से आते हैं, 3-4 नाम लोगों के बता दिया जो उनके साथ रहते हैं। इसको लगा कि नहीं सही में उनके आदमी होंगे, ये बेड के नाम पर पैसा दे दिया। बेचारा इनको कार्डियोलॉजी में एडमिट हुआ है, अब इनके पास पैसे नहीं है, गरीब आदमी है। जागिए मिस्टर इंडिया, जागिए, बहुत छीछा लेदर हो रही है। ऐसे ठगों पर नकेल कसिए। नकेल न कस पा रहे हैं तो कम से कम दिखाइए तो कि आप कोशिश कर रहे हैं। AC की हवा तो खत्म नहीं होगी, पर रिम्स का नाम अगर धूमिल हो गया तो कैसे मिटाइएगा इस दाग? याद रखिएगा, कुछ दाग अच्छे नहीं होते हुजूर। रिम्स प्रबंधन की अनदेखी और उदासीनता के कारण रिम्स परिसर में चप्पे चप्पे पे दलालों का कब्जा हो चुका है। हर दिन रिम्स में आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले भोले भाले जो मरीज हैं, वो दलालों के चुंगल में फंस रहे हैं और दलाल उन मरीजों के जेब पर डांका डाल रहे हैं। सहयोगी राजा के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। अब आप ही बताइए, शर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और शर्म किसे करना चाहिए ये भी आप ही तय कीजिए। आप जनता हैं, जनार्दन है, सरकारें बनवा देते हैं, सरकारें गिरवा देते हैं, सरकारें बदलवा देते हैं। तय करने का अधिकार भी आप ही के पास है। हम नहीं बोलेंगे, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे।
सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधा रुख करता हूं सत्यव्रत का। सत्यव्रत, अब तक क्या कार्रवाई हुई है इस मामले में? मतलब क्या लगता है कि वो ठग पकड़ा जाएगा? सत्यव्रत, देखिए, फिलहाल जो पीड़ित मरीज है उसने लिखित शिकायत जो है रिम्स के अधीक्षक को दी है, लेकिन आगे क्या कुछ कार्रवाई हुई है फिलहाल इस बात की कोई जानकारी नहीं है और शायद अब भरोसा भी नहीं है अभिषेक, क्योंकि यह कोई पहली घटना नहीं है और आज जो मजहर के साथ घटना घटी है उसका जिम्मेवार और शर्म रिम्स प्रबंधन को करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले खुद मैंने आधा दर्जन से ज्यादा रिम्स के ठग और दलाल को पकड़ा है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। कारण यही होता है कि जो ठग और दलाल है उसे बरियातू थाने तो भेज दिया जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति लिखित तौर पर शिकायत नहीं करता और पुलिस की अपनी मजबूरी है कि बाद में वैसे ठग और दलाल को छोड़ दिया जाता है। रिम्स प्रबंधन को चाहिए, रिम्स के कर्मचारियों को पता है कि कौन कौन जो दलाल हैं, जो ठग हैं, वो रिम्स में घूमते हैं, लेकिन रिम्स के पदाधिकारियों की उदासीनता कहिए या फिर रिम्स प्रबंधन यह चाहता है कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर मरीज हर दिन लूटे जाएं, हर दिन ठग उनके जेब पर डाका डालें, हर दिन वो ठगी का शिकार हों। आप समझिए कि ग्रामीण क्षेत्र से जब कोई व्यक्ति बीमार होता है गंभीर रूप से, कैसे वो कर्ज लेकर अपना जमीन जो है वो गिरवी रखकर कुछ पैसे लेकर रिम्स आता है ताकि उसका इलाज हो सके, और वैसे में रिम्स की व्यवस्था के साथ उसका सामना होता है, ठगों से उनका सामना होता है और वैसे मरीज ठगी का शिकार होते हैं। मजहर के पास अब पैसे नहीं है कि वो दवाइयां खरीद सके और आगे अपना इलाज करा सके। अभिषेक, सही बात है सत्यव्रत, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस मामले को लेकर के एफआईआर भी दर्ज हुई है। जैसा कि कृषि मंत्री कह रहे थे कि भाई आप सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए कि भाई वो कौन आदमी है। कृषि मंत्री के लिए भी ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के किसी आदमी को ये बोल करके ठग लिया जाता है कि भाई मैं कृषि मंत्री का भाई हूं, बादल पत्रलेख का भाई। ये तो बहुत बड़ी मतलब अद्भुत बात ये समझ में सामने आ रही है। तो इसको लेकर के अब तक तो रिम्स प्रबंधन के हाथ पांव फूल जाने चाहिए कि भाई कृषि मंत्री के नाम से ठगी हो गई है, लेकिन अभी भी सिस्टम वैसा ही लेथार्जिक बना हुआ कि ठीक है, हो जाएगा, पता चल जाएगा, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। और मैं डंके की चोट पर एक बात कह रहा हूं कि जब तक अंदर का कोई मिला हुआ नहीं होगा तब तक इतनी आसानी से, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई बाहर वाला किसी को ठगी का शिकार नहीं बना सकता। सत्यव्रत, तो देखिए अभिषेक, रिम्स प्रबंधन को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता है अब तक। अगर इन दलालों का, इन ठगों का हौसला बुलंद हुआ है तो रिम्स प्रबंधन की उदासीनता के कारण, क्योंकि अगर वैसे वैसे दलालों पर कार्रवाई हो जाती तो शायद कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं कर पाता रिम्स परिसर में किसी मरीज को ठगने की। फिलहाल जिस ठग की बात हो रही है वो इतना समझदार है, इतना चालाक है कि जिस व्यक्ति से उसने पैसे लिए हैं वो रिम्स परिसर के बाहर उस जगह पर जहां शायद कैमरा नहीं मौजूद था, रिम्स परिसर में कैमरे की तलाशी की गई है, लेकिन अब तक उस ठग की पहचान नहीं हो सकी है। और एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये ठग कैसे रिम्स में आसानी से घूमता है, कैसे रिम्स के बड़े चिकित्सक राकेश चौधरी को पहचानता है, अपने आप को रिम्स का चेयरमैन बताता है, जबकि रिम्स में चेयरमैन नाम की कोई पद ही नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि रिम्स के जो पदाधिकारी हैं वो इन दलालों पर नकेल नहीं कस पाते और यह दलाल जो हैं, यह जो ठग हैं, उनकी पहुंच वहां तक है जहां रिम्स के पदाधिकारियों तक नहीं है। आपको याद होगा अभिषेक कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान हमने ही एक व्यक्ति का स्टिंग ऑपरेशन किया था। रिम्स का वो आउटसोर्सिंग का कर्मचारी था और बेड दिलाने के नाम पर 20,000 रुपए मांग रहा था। उस वक्त जिला प्रशासन ने हमारे खबर पर संज्ञान लेते हुए उस युवक पर कार्रवाई की थी और उसे जेल भेजा था। उसके बाद ब्लड से संबंधित दलाल की स्टिंग ऑपरेशन कर कर हमने दिखाया, लेकिन रिम्स प्रबंधन अपने नींद में सोया रहा। उससे पहले हमने किस तरह से जो दवा के दुकानदार के जो दलाल हैं वो किस तरह से रिम्स में घूमते हैं और मरीजों को अपना शिकार बनाते हैं, हमने उसका स्टिंग ऑपरेशन किया, लेकिन रिम्स प्रबंधन की नींद तब भी नहीं खुली। यही कारण है कि रिम्स के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के
कारण ही यह जो दलाल हैं उनका हौसला बुलंद होता है और जो ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, सीधे साधे भोले भाले होते हैं, वो हर दिन ठगे जाते हैं और रिम्स प्रबंधन अभी भी नींद में सोया हुआ है। अभिषेक, एक सवाल और है सत्यव्रत। मैं चूंकि पर्सनली मैं एक सवाल देखता हूं, रिम्स के चप्पे चप्पे पर गार्ड्स रहते हैं, गार्ड्स की वहां पर मौजूदगी है और प्रॉपर मौजूदगी है, ऐसा नहीं कि कम है, प्रॉपर मौजूदगी है। अक्सर आपको रोज ही, आप तो रिम्स कवर करते हैं, आपके पास हर दूसरे तीसरे दिन खबर आती होगी, अननोन नंबर से लोग फोन करते होंगे कि भैया हमारे साथ गार्ड्स ने मारपीट कर दी है। किस बात को लेकर के? मोबाइल पर बात करते जा रहे थे, हमें रोका गया, पर्ची दिखाने को लेकर के हमको रोका गया, जूता खोलने को लेकर के हमको रोका गया, जूता पहनने को लेकर के हमको रोका गया। लेकिन आज तक रिम्स के गार्ड्स को किसी ठग को पकड़ते, खून के दलाल को पकड़ते, एम्बुलेंस के दलाल को, स्ट्रेचर को लेकर के पैसा मांगते दलाल को पकड़ते, किसी को, ऐसे लोगों को पकड़ते, किसी चोर को पकड़ते, छिनतई करने वाले को पकड़ते, आज तक मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा हो तो आप बताइए, आप ज्यादा करीब से रिम्स को देखते हैं। तो आखिर ये लाल टोपी वाले ये गार्ड्स मौजूद है वहां पर चप्पे चप्पे पर, इनका काम क्या, सिर्फ सलाम ठोकना है? तो देखिए अभिषेक, इस बात की अगर करें तो दो बात है। पहला, वैसे सुरक्षा कर्मी जो कि शायद इन दलालों से मिले हैं और उन दलालों का संरक्षण प्राप्त है, वैसे रिम्स के पदाधिकारी या सुरक्षा कर्मी। यही कारण है कि चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मी मौजूद होने के बावजूद भी आपको रिम्स के चप्पे चप्पे पे दलाल मिल जाएंगे। ब्लड के लिए, जांच के लिए, पैथोलॉजी जांच, रेडियोलॉजी जांच, दवाइयों के लिए, बेड के लिए। अगर डॉक्टर से आपका समय नहीं मिल पा रहा है, आपको अगर लंबे लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, तो जल्द से जल्द कैसे आपको डॉक्टरी सलाह मिल जाए, उसके लिए यानी कि पूरी व्यवस्था, एक अलग मैनेजमेंट रिम्स प्रबंधन के पैरेलल एक अलग मैनेजमेंट इन दलाल और इन ठगों का रिम्स में चलता है। और इसमें रिम्स के वैसे सुरक्षा कर्मी, वैसे कर्मचारियों का संरक्षण प्राप्त है। यही कारण है कि वो आसानी से घूमते हैं। दूसरे वैसे सुरक्षा कर्मी हैं जो कि ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं। वैसे सुरक्षा कर्मियों ने पहले भी कई बार ऐसे दलालों को पकड़ा है और पकड़कर रिम्स प्रबंधन को सौंपा है, लेकिन रिम्स प्रबंधन वैसे ठगों पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। और यही कारण है कि जो सुरक्षा कर्मी हैं उनका भी मनोबल टूट जाता है। उन्हें भी लगता है कि इस दलाल, इस ठग से जो है वो दुश्मनी लेने जो है वो उनके लिए गलत होगा। 6-7 हजार रुपए की पगार कमाते हैं और वैसे में किसी से दुश्मनी लेना कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा। और इसी मनोबल के टूटने के कारण जो ठग हैं उनका मनोबल, हौसला बढ़ जाता है और वो खुलकर, जमकर जो है वो सीना तान कर रिम्स में ठगी करते हैं। और वैसे जो मरीज हैं जो इलाज के लिए रिम्स आते हैं, जिनके लिए रिम्स एक मंदिर के समान है, जिनके लिए रिम्स के डॉक्टर, कर्मचारी एक भगवान की तरह है, उन्हें उम्मीद होता है कि राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स है और वहां उनके बीमारी का इलाज हो जाएगा। लेकिन इलाज तो दूर की बात अभिषेक, वो लूट कर जाते हैं, उनके जेब पर डाका डाला जाता है और वो अभिषेक। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सत्यव्रत, खून खोलता है ये सोच करके। अब जनता है, जनता ही तय करे। मेरे पीछे देख सकते हैं लिखा हुआ है शर्म करो। ये शर्म करो किसके लिए लिखा हुआ है? ये जनता को तय करने देते हैं। ये जनता तय कर ले कि भाई किसे शर्म करनी चाहिए और किस हद तक शर्म करनी चाहिए। फिलहाल हम तो यही उम्मीद करते हैं कि मजहर शेख को इंसाफ मिले। देवघर से, बादल पत्रलेख के विधानसभा जरमुंडी से अगर कोई यहाँ रिम्स में इलाज करवाने के लिए आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना मजबूर होगा। अगर ऐसे मजबूर आदमी के साथ भी ठगाई हो जा रही है, इतनी बड़ी ठगी हो जा रही है, 19-20 हजार रुपए उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर इतना होता, उसके पास ये बचा खुचा पैसा अगर रहता तो कई दिनों का उसके लिए ये आशा रहता, लेकिन ये भी उससे छीन लिया गया है। तो अरे कम से कम सिस्टम से न डरते हैं, ऊपर वाले से डरिए, ऊपर वाले से डरिए। ऊपर वाले का इंसाफ इस 19,000 रुपए के बदले में कैसे कैसे आपके साथ होगा, उससे बढ़िया है कि किसी भी तरीके से उनको ये पैसा वापस कर दीजिए। गरीबों को लूट करके आपको क्या मिलेगा? अब बाकी सिस्टम तो जो है सो है ही, वो सिस्टम तो वो है ही। चलिए सत्यव्रत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। हम बस इतनी ही उम्मीद अभी फिर से रख रहे हैं कि भाई मजहर शेख को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे जैसे भी दिलाइए, मजहर शेख को इंसाफ दिलाइए। मजहर शेख कम से कम इंसाफ मांगता है। डंके की चोट में फिलहाल यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।